जय हिंद मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं ताकि सेशन को हम फटाक से शुरू कर दें। जल्दी से ये सेशन शुरू हो इसके लिए जल्दी से ऑनलाइन आया करिए आप लोग। आज जो है वैदिक एज पर आप लोगों को मैं क्विज कराने वाला हूँ। वैदिक युग पर जो तमाम सारे क्वेश्चंस हैं उनको आज आप करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को क्लिक करके नोटिफाई टू ऑल कर दें ताकि सभी अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलने शुरू हो जाए। मैं आपका मेंटोर डॉक्टर अभिषेक है। जैसे 15 साल से अधिक का टीचिंग एक्सपीरियंस, 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रखा है। और आप लोगों को मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इन सभी सेगमेंट को कवर कराता हूँ। इन सभी सेगमेंट को कवर करने के लिए सारे लोग आ जाएंगे। इनवाइट आप लोगों की तैयारी के लिए पर्टिकुलर बैच लेकर के आया है। फाउंडेशन बैच है जो कि आरंभ नाम से शुरू किया गया। इस आरंभ फाउंडेशन बैच की अगर हम बात करें तो इसमें सीडीएस 1 2025, एनडीए 1 2025 और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025, इन सभी के लिए आपको पर्टिकुलर बैच मिल रहा है। बैचेज की शुरुआत 9 सितंबर से हो चुकी है। तो भाई इस बैच में एडमिशन ले लीजिए और क्लासेस में जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना। अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन लीजिए और इसके लिए आप हमारे कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 3 मंथ वाला कोर्स ले रहे हैं और उसमें मेरा कूपन कोड AKS15 लगा रहे हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा 3 मंथ वाले कोर्स पर। और अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं, 1 ईयर के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको AKS30 मेरा ये कूपन कोड है, इसको लगाने पर आपको सीधे 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई अगर अभी तक आप लोगों ने जो है डिस्काउंट रिवील नहीं किया है और एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। और अभी तो छूट चल रही है और इस कोड को लगा करके आप 30% और 15% का जो है छूट हासिल कर। आरंभ फाउंडेशन बैच के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनको जान लीजिए। इसमें भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। टॉप एजुकेटर्स यानी कासिफ अंसारी सर, डॉक्टर रमेश सिसोदिया सर, मैं आपका मेंटर डॉक्टर अभिषेक जैसे, आशीष कुशवाहा सर, समीर खान सर और दीपेंद्र सिंह सर, ये पूरी की पूरी टीम जो आपको पढ़ा रही है। इसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं, मॉक टेस्ट दिया जाता है, एसएसबी गाइडेंस दिया जाता है, डाउट रेजोल्यूशन के लिए चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टडी नोट्स है, प्रेडिक्टेड पेपर है और रिवीजन के लिए तमाम सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इन सबको करने के लिए जल्दी से आ जाइए और सारे लोग जो है कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, जिसकी शुरुआत जो है आपके 9 सितंबर से हो चुकी है, आरंभ फाउंडेशन बैच। ठीक है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इम्बाइब ऐप को डाउनलोड करिएगा, साइन इन करिएगा। साइन इन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिलअप करते ही आपका ऐप एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये जो है ऐप एक्टिवेट होते ही आपका काम शुरू हो जाएगा। आपका काम क्या है, सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लेना है। 3 अलग अलग तरह के सब्सक्रिप्शन है। पहला है अचीव नाउ, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है और इसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 699 पर मंथ। दूसरा है अचीव स्प्रिंट, ये 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है और इसकी कॉस्ट आती है आपको 599 पर मंथ, अर्थात 1800 अप्रॉक्स। और इसमें भी आप मेरा कूपन कोड AKS15, इस कूपन कोड को जैसे ही आप लगाएंगे आपको सीधे 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है जिसका नाम है अचीव अनलिमिटेड, इस सब्सक्रिप्शन का आपको कॉस्ट पड़ता है 499 पर मंथ। इसमें आपको मेरा कूपन कोड लगाना है AKS30। जैसे ही ये कूपन कोड आप लगाएंगे आपको सीधे 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये काम जरूर करिए ताकि आपको जो है 15% और 30% के डिस्काउंट मिल जाए। जल्दी से ये कोर्स परचेज करिए। और इम्बाइब पर आपको 1 सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड अचीवमेंट है। यहाँ पर सिंगल सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड अचीवमेंट है। कहने का मतलब है आपको सभी इम्बाइब ऐप और सभी लर्निंग गोल के एक्सेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना रहे। चलिए भाई सवालों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं आप लोगों के सामने और पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वैदिक एज इन इंडियन हिस्ट्री।
भारतीय इतिहास में वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, समय काल कब से कब तक का है? आपके पास ऑप्शन है 1500 बीसी टू 500 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का, 1200 बीसी टू 800 बीसी, 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक का, 1000 बीसी टू 500 बीसी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का, या 800 बीसी टू 400 बीसी, 800 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक। कमेंट करें गाइस, क्या होगा आंसर? आसान सा सवाल है ये, आपके कमेंट आने चाहिए। आसान से सवालों पर तो कमेंट कर ही डालिए सारे। भाई वैदिक पीरियड को भारतीय इतिहास में दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला है ऋग्वैदिक एज, जिसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और इस काल की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। जय हिंद एंटरटेनमेंट मस्ती डेली, जय हिंद शिखा जी, जय हिंद इंडियन ब्लूम। भाई कमेंट करें। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए, ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वह 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का है, और 1000 से लेकर के 500 बीसी तक का लेटर वैदिक एज माना जाता है, उत्तर वैदिक का। इस प्रकार से अगर हम टोटल वैदिक एज की बात करें तो 1500 बीसी टू 500 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह कहलाता है आपका वैदिक एज, वैदिक युग। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। Which language was predominantly used during the Vedic age? वैदिक काल के दौरान सबसे ज्यादा प्रमुखता से प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल। Which language was predominantly used during the Vedic age? वैदिक काल के समय में प्रमुखता के साथ किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल। क्या होगा आंसर? कमेंट करें। वैदिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो प्राचीन वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए। आधुनिक जो संस्कृत स्वरूप है वह प्राचीन वैदिक संस्कृत स्वरूप से थोड़ा सा अलग हट करके है, और जो प्राचीन वैदिक संस्कृत से आधुनिक की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया है वह पाणिनि के माहेश्वर सूत्र से संबंधित मानी जाती है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, अष्टाध्यायी में उन्होंने जब माहेश्वर सूत्र लिखा हुआ है वहां से संस्कृत की परंपरा आगे बढ़ती है। संस्कृत इज द राइट आंसर। जय हिंद विवेक जी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? संस्कृत इज द राइट। वैदिक संस्कृत की अगर हम माहेश्वर सूत्र आप लोगों को पता होगा, आई वुड लिख एयंग एयोच हेवरेट लड एमंगडनम जबगड़दस कपछटतौ कपई शिक्षर हल। तो ये जो है आपको पता होगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। व्हाट आर द फोर वेदास? चार वेद कौन कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा है ऋग्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तीसरा है ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद, ब्राह्मण, या सामवेद, यजुर्वेद, आरण्यक, उपनिषद। क्या होगा आंसर? कमेंट करें। चार वेद, ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो है वेदी, जिनको जो है ऋग्वेद कंठस्थ रहता था, ऋग्वेद के जो मंत्रों के उच्चारण करता है उनको होत्र कहा जाता है। सामवेद गायन का मंत्र है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, उसके बाद फिर आता है सामवेद।
तब आता है यजुर्वेद और तब अथर्ववेद। इसमें से अगर हम देखें तो ये चारों वेद वैदिक परंपरा के आधार में। बाकी अगर हम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ ये वैदिक टेक्स्ट के एक्सप्लेनेटरी नोट्स टाइप के हैं, यानी उनकी व्याख्या के लिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं आरण्यक की तो आरण्यक जो है ये ऐसे ग्रंथ है जिनकी रचनाएं जो है अरण्य अर्थात जंगलों में। उप मतलब होता है समीप और निषद मतलब होता है सुन करके, अर्थात उपनिषद वो पुस्तकें हैं जो गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त होता है। वह पुस्तकें जो है वह ज्ञान उपनिषद में लिखा। अगले सवाल पर आते हैं। द ऋग्वेदा प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ टेक्स्ट? ऋग्वेद में प्रारंभिक स्वरूप में किस प्रकार के कथन मिलते हैं? आपके पास ऑप्शन है हाइम्स, रिचुअल्स, फिलोसॉफिकल डिस्करेजेस या स्टोरीज एंड एपिक्स। ऋग्वेद में सबसे अगर हम देखें तो मुख्यतया किस प्रकार के लेखन का प्रभाव दिखता है? सूक्त, परंपराएं, दार्शनिक अभिव्यक्तियां या कहानी और महाकाव्य? जहां ऋग्वेद में रचनाएं जो की गई हैं वह सूक्तों के माध्यम से की गई हैं, हाइम्स के माध्यम से हर एक चीज ऋग्वेद में लिखी गई। और हर एक हाइम्स में, हर एक सूक्त में ढेर सारे श्लोक शामिल हैं। तो ढेर सारे श्लोकों को मिला करके बनता है हाइम्स यानी सूक्त। ठीक है, सो बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर, सूक्त यानी हाइम्स। अगले सवाल पर आते हैं। Which social class is described as Brahmins in Vedic society? वैदिक समाज में किसको, निम्नलिखित में से किसको ब्राह्मण कहा गया? warrior and rulers, priest and scholars, merchants and land owners, farmers and laborers? Which social class is described as Brahmins in the Vedic society? वैदिक समाज में निम्नलिखित में से किस सामाजिक वर्ग को ब्राह्मण कहा गया? कमेंट करेंगे। देखिए, वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जो कि कर्म के आधार पर है, जन्मना नहीं। और ऐसे लोग जो विद्वान हैं और पुरोहित का काम करते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। वॉरियर्स और रूलर्स की अगर हम बात करें तो उनको क्षत्रिय कहा जाता है, जो योद्धा का काम करते हैं और जो शासक वर्ग से संबंधित लोग हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। सो आंसर क्या होगा? प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स। मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स की अगर हम बात करें, यानी भूमि मालिकों और व्यापारियों को यहाँ पर वैश्य कहा जाता है। और फार्मर्स एंड लेबरर्स को जो है शूद्र की संज्ञा दी गई है। कृषकों और मजदूरों को शूद्र की संज्ञा दी गई है, जो कर्म के आधार पर है, उनके काम के आधार पर बेस्ड है। सो पहली बार जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यह वर्ण व्यवस्था प्रीडोमिनेंटली आपके सामने आती है। अगले सवाल पर आते हैं। Which Veda is associated with rituals and ceremonies? निम्नलिखित में से कौन सा वेद यह परंपराओं और समारोहों से संबंधित वेद माना जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? Which Veda is associated with rituals and ceremonies? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद?
ध्यान से समझिएगा, यज्ञों और परंपराओं साथ ही तमाम सारे रिचुअल्स और समारोहों का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है, और इसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दो पार्ट में बांटा भी गया है। दो इसके मेजर चंक हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद इज द राइट, डी इज द आंसर, यजुर्वेद। अगले सवाल पर आते हैं। द टर्म आर्यन इन वैदिक कॉन्टेक्स्ट रिफर टू, वैदिक ग्रंथों में जो आर्य शब्द आया है वह किसके लिए उल्लिखित है? स्पेसिफिक ethnic group, a language family, a cultural and linguistic identity, a geographical region। क्या होगा आंसर? कमेंट। वैदिक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आर्यों की बात करें तो वहां पर आर्यों को एक प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया है, स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप में वर्णित किया गया है। लेकिन वहां पर अगर हम देखें आज के दौर के इतिहास की बात करें, अगर हम वैदिक कॉन्टेक्स्ट में न बात करके आज के दौर के हिस्ट्री की बात करें, तो आर्य मतलब क्या होता है? प्योर ब्लड या सुपीरियर। तो एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को शो करता है और कल्चरल आइडेंटिटी को शो करता है इन मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स। आधुनिक पर्सपेक्टिव्स में क्या करता है? ये सांस्कृतिक और भाषाई समूह को दिखाता है। बट अगर हम बात करें इन द वैदिक कॉन्टेक्स्ट, वैदिक परंपरा के संदर्भ में जब हम इसको देखते हैं, तो इट इज अ स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप या विशिष्ट प्रकार का जो है एथनिक ग्रुप है। सो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ए इज द राइट, क्योंकि वैदिक कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। अगले सवाल पर आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द अथर्ववेद? अथर्ववेद में प्रमुखता के साथ कौन सी बातें लिखी गई? रिचुअल्स एंड हाइम्स, फिलोसॉफिकल आइडियाज, मैजिक एंड डेली लाइफ, हिस्टोरिकल इवेंट्स। परंपराएं और सूत्र, दार्शनिक विचार, जादू और दैनिक जीवन के कार्यकलाप, या ऐतिहासिक घटनाक्रम। What is the primary focus of the अथर्ववेद? अथर्ववेद को सबसे लास्ट का वेद कहा जाता है, और इसीलिए इसको वेदत्रयी में सम्मिलित नहीं किया जाता। वेदत्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित किया जाता है। अथर्ववेद में डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स, मैजिक चीजें, जादू टोना, चिकित्सा, मंत्र तंत्र, इन सबका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सो मैजिक एंड डेली लाइफ इज द राइट आंसर। जादू और जीवन के प्रतिदिन के कार्यकलापों का विवरण, यह अर्थ अथर्ववेद में मिलता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? मैजिक इन डेली लाइफ। अगले सवाल पर, Which of the following is not a part of Vedic literature? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक। क्या होगा आंसर? कमेंट करें। Which of the following is not a part of the Vedic literature? कौन सा वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता है? उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक। जहाँ पुराणों में ऐतिहासिक वंशावली का विवरण मिलता है, और इसीलिए पुराणों को वैदिक लिटरेचर का हिस्सा नहीं माना जाता है, वैदिक परंपरा में उनको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, ये सभी वैदिक परंपरा के ही पार्ट माने जाते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुराण इज द राइट वन, यानी बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं।
Which Vedic text deals with philosophical concept and meditation? निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में दार्शनिक परंपराओं और मेडिटेशन या ध्यान का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, सामवेद। भाई ये आप सभी का सही होना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है। दार्शनिक सिद्धांतों और ध्यान की व्याख्या निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में की गई है? ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक या सामवेद? उपनिषद एक ऐसे ग्रंथ जो गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया गया उसका संकलन करते हैं। इनमें दार्शनिक परंपराओं, विचारों और सिद्धांतों के साथ साथ ध्यान की भी बात की गई, जिसमें ध्यान के अलग अलग स्वरूप बताए गए। सो उपनिषद इज द राइट वन। आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। सवाल पर आते हैं। The Vedic age is divided into which two main period? वैदिक काल को निम्नलिखित में से किन दो भागों में बांटा जाता है? अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, ऋग वैदिक एंड पोस्ट ऋग वैदिक, प्री वैदिक एंड वैदिक, अर्ली एंड लेट वैदिक। अगर जो मैंने जहां पर आपको ईयर वाइज डिवीजन बताया था वहां पर अगर आपने ध्यान से व्याख्या सुनी होगी तो इस प्रश्न का उत्तर आप डेफिनेटली दे ले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक वैदिक, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक या उत्तर ऋग वैदिक काल या ऋग्वेद के बाद का काल, पूर्व वैदिक और वैदिक काल या प्रारंभिक और बाद के वैदिक काल, किस पार्ट तरीके से इसका डिवीजन किया गया है? जी हाँ, the Vedic is divided into early Vedic and later Vedic age। सो इसके दो पीरियड डिवाइडेड है। पहला जो है 1500 से लगाए 1000 बीसी तक माना जाता है और दूसरा जो है 1000 से 500 बीसी तक का टाइम पीरियड माना जाता है। सो ए इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वर्ण इन द वैदिक सोसाइटी इज रिलेटेड टू। वैदिक काल में, वैदिक समाज में वर्ण का क्या अर्थ? ऑक्यूपेशनल क्लासेस, रिचुअल प्योरिटी, लैंग्वेज डेवलपमेंट या पॉलिटिकल डिविजन्स? वैदिक काल में अगर हम देखें वैदिक समाज में वर्ण का क्या मतलब? अगर पिछले प्रश्नों की व्याख्याएं भी आपने ढंग से सुनी होंगी ना तो इस प्रश्न का डेफिनेटली उत्तर आपके पास होगा। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उसमें जन्मना समाज नहीं था। समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर बेस्ड थी, यानी आपके ऑक्यूपेशन के आधार पर थी। एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकते थे, वह उनके कर्मों के आधार पर तय होता। हालांकि बाद में जाकर के धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के बाद जब जो है आगे बढ़ता है समाज तो इसमें रिजिडिटी आती चली जाती है। और ये जो है इसलिए आती कि हर एक पिता जो है वो अपने द्वारा अर्जित चीजों को अपने पुत्र को ट्रांसफर करना चाहता है और इसी क्रम में धीरे धीरे यह समय के साथ जन्मना होती है। लेकिन जब हम वैदिक लिटरेचर का अध्ययन करते हैं जिससे हमको वैदिक सोसाइटी के विषय में पता चलता है तो हमें ये ज्ञात होता है कि यहाँ का जो समाज है वह कर्म बेस्ड था। कर्म के आधार पर क्लास का डिवीजन किया गया। सवाल पर आते हैं। Which Vedic text is known for its detailed descriptions of rituals and ceremonies? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद? कमेंट करेगा क्या होगा आंसर?
which Vedic text is known for its detailed descriptions of rituals and ceremonies. इसमें परंपराओं और समारोहों का उल्लेख है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। जी हाँ, बिल्कुल, यजुर्वेद इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा, क्योंकि इसमें परंपराओं और समारोहों का विवरण मिलता है, और ये दो पार्ट में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगले सवाल पर आते हैं। Who were the क्षत्रिय in the Vedic social structure? वैदिक समाज में क्षत्रिय किनको कहा जाता था? Priests and teachers, warriors and rulers, merchant and landowners, farmers and artisans. क्या होगा आंसर? कमेंट करें। वैदिक समाज में क्षत्रिय किनको कहा? पुरोहित और शिक्षकों को, योद्धाओं और शासकों को, व्यापारियों और जमींदारों को, या कृषकों और कलाकारों को? ऐसे लोग जो रक्षा का दायित्व करते थे और शासक वर्ग से बिलोंग करते थे, यानी वॉरियर्स एंड रूलर्स कम्युनिटी को क्षत्रिय वर्ग में रखा जाता था। सो वैदिक सोशल स्ट्रक्चर में क्षत्रिय उनको कहा जाता था जो युद्धों में पार्टिसिपेट करते हैं और शासक वर्ग से संबंधित होते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। Which Vedic text contains hymns dedicated to the god? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें ईश्वर की उपासना की गई है, भगवान की उपासना की गई? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण्स। कौन से वेद ऐसे हैं जिनमें ऐसे सूक्त मिलते हैं जिनमें देवताओं की उपासना की गई? देवताओं की उपासना से संबंधित सूक्त का इट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है। या ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें ढेर सारे वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जैसे इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण। ठीक है, इन सभी देवताओं के लिए जो है अलग अलग संख्या में सूक्त मिलते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। व्हाट डज द टर्म धर्म सिग्निफाई इन द वैदिक कॉन्टेक्स्ट? वैदिक संदर्भों में धर्म का क्या अर्थ है? ड्यूटी एंड राइटसनेस, नॉलेज एंड विजडम, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। भाई ये ऐसा सवाल है, अगर ये आपका आंसर सही रहा तो इसका मतलब कि वैदिक परंपरा की चीजों को आप थोड़ा बहुत समझते हैं। What does the term dharma signify in the Vedic context? वैदिक संदर्भों में अगर हम देखें तो धर्म किसकी व्याख्या, किस चीज को बताता है? धर्म ये हमारे कर्म से संबंधित है, ड्यूटी से और राइटसनेस से, यानी क्या उचित है उस कर्म को करने को धर्म बताया गया। उचित कर्म जिसमें अगर हम देखें तो माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना और श्रेष्ठ लोगों के बताए हुए रास्तों पर चलना। इसके अलावा जो है उचित ज्ञान को रखना, सम्यक जो है अपने उचित जो है विचार को रखना, ये सब जो है और कर्म को करते रहने को बताया गया है धर्म। तो धर्म की जो परिभाषा है वह बिल्कुल आपके कर्मों से जुड़ करके आगे बढ़ती है वैदिक परंपराओं की अगर हम बात करें। अगले सवाल पर आते हैं। The Vedic concept of yajna referred
वैदिक परंपरा में या वैदिक सिद्धांतों में यज्ञ किससे संबंधित है? मेडिटेशन, रिचुअल, सैक्रिफाइस, फिलोसफी या सोशल ड्यूटी? क्या होगा आंसर? कमेंट। वैदिक सिद्धांतों में वर्णित यज्ञ से आप क्या समझते हैं? मेडिटेशन अर्थात ध्यान, रिचुअल सैक्रिफाइस परंपरागत बलि प्रथा, फिलोसफी यानी दर्शन, या सोशल ड्यूटी अर्थात सामाजिक दायित्व? क्या समझते हैं? कमेंट करें। वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ यज्ञ रिफर टू? रिचुअल्स और सैक्रिफाइस से जुड़ता है वैदिक कॉन्सेप्ट यज्ञ, सो रिचुअल और सैक्रिफाइस इज द राइट आंसर, सो बी इज द राइट। अगले सवाल पर आते हैं। द ब्राह्मण टेक्स्ट आर प्राइमरली कंसर्न्ड विथ? ब्राह्मण ग्रंथ प्रारंभिक स्वरूप में अगर हम देखें तो किससे जोड़े जा सकते हैं? फिलोसफी, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, myths and legends, poetry and hymns? The Brahman texts are primarily concerned with? ब्राह्मण ग्रंथों में अगर हम देखें तो प्रारंभिक स्वरूप में किस चीज का वर्णन मिलता है? दर्शन का, परंपराओं और समारोहों का, मिथ और लीजेंड्स का, या पोएट्री एंड हाइम्स? एक्चुअली ब्राह्मण ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इसमें ऋग वैदिक मंत्रों की व्याख्या की गई। तमाम वैदिक ग्रंथों की इसमें रिचुअल्स और सेरेमनीज स्पेशली जो है डिफाइन किए गए, जो कि यजुर्वेद की परंपरा में स्पष्ट रूप से आते हैं, बट वैदिक परंपराओं के जितने मंत्र और सूक्त है उनकी व्याख्याएं अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों में की गई हैं, और इसीलिए अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जिनमें उसमें वर्णित रिचुअल्स और सेरेमनीज के बारे में बताया। अगले सवाल पर आते हैं। Which Veda includes hymns that are sung during the rituals? निम्नलिखित में से कौन सा वेद उन सूक्तों को समेटे हुए है जो रिचुअल्स के दौरान किए जाते हैं? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? यानी रिचुअल्स के दौरान गाए जाने वाले सूक्तों का संकलन कहां मिलता है? एक सिंपल सा सवाल है कि भाई जो भी रिचुअल्स होते हैं उसके दौरान जो सूक्त गाए जाते हैं यानी गेय रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका विवरण कहां पर आपको दिखाई देता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? अब अगर आपको यह पता है कि गायन का वेद किस वेद को कहा जाता है तो भी आप उत्तर दे ले जाएंगे कि गायन का वेद किस वेद को कहा जाता है। गायन का वेद क्या है? सामवेद है, और इसे भारतीय गायन परंपरा का बेस माना जाता है, आधार माना जाता है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम जो है म्यूजिक बेस्ड ग्रंथ है सामवेद, सो सामवेद इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को कोर्स में कराया जा रहा है। आज जो है वैदिक लिटरेचर के ऊपर क्लास भी है आप लोगों की, तो कोर्स में एडमिशन ले लीजिए आप लोग, और वहां पर मैं आप लोगों को तमाम सारी चीजें करा रहा हूँ। यहाँ पर तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस भी होती रहे और चीजें आपकी होती रहे। द वैदिक सोसाइटी वाज प्राइमरली
ऑर्गेनाइज्ड अराउंड विच यूनिट? वैदिक समाज प्रारंभिक रूप से किसके साथ जुड़े हुए? कमेंट करेगा। ट्राइब, किंगडम, विलेज, सिटी, क्या होगा आंसर? कमेंट आप लोगों के आने चाहिए। नहीं सत्यम जी, वीडियो अभी मैं आप लोगों को क्विज करा दे रहा हूं, और आज जो है आपका शाम को जो बैच चल रहा है एनडी और सीडीएस का, एक में ज्योग्राफी और एक में मैं हिस्ट्री करा रहा हूं, ताकि दोनों सब्जेक्ट आपके जल्द से जल्द कवर हो। ठीक है, तो एक में हिस्ट्री और एक में ज्योग्राफी आपको कराई जा रही है। लाइव क्लासेस हैं ऐप पर, वहां पर आकर के क्लासेस को लीजिए। और अभी तो आपको छूट मिल रही है, मेरे कोड AKS15 और AKS30 का इस्तेमाल करेंगे, आपको सीधे 15% और 30% का सीधा डिस्काउंट भी है आपके लिए। तो आकर के एडमिशन जरूर ले लीजिए, है ना। वैदिक सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसको आधुनिक जनजातीय समाज यानी ट्राइबल कम्युनिटी के इक्विवेलेंट माना जाता है। सो वैदिक सोसाइटी वाज प्राइमरली ऑर्गेनाइज्ड अराउंड विच यूनिट पूछ रहा है, किस इकाई के समानांतर, तो यहाँ पर है ट्राइबल कम्युनिटी। क्योंकि कबीलाई जनजाति समाज जैसे आज के डेट में हमको देखने को मिलता है, वैसे ही जो है वैदिक समाज बना हुआ था। उसमें अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी यानी जो है एक पूरे के पूरे परंपराओं और रिचुअल्स पर आधारित समाज देखने को मिलता है। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। Which term refer to the early Vedic composition that were used for rituals? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रारंभिक वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक। Which term refer to the early Vedic composition that were used for rituals? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक। क्या होगा आंसर? कमेंट करें। आसान सा सवाल है ये तो, कमेंट करें। भाई वेदों को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। वेद संहिताएं, यही तो कहा जाता है। तो अर्ली वैदिक कंपोजिशंस को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। सो आंसर इज ए, संहिता। अगले सवाल पर आते हैं। व्हाट इज द फोकस ऑफ द आरण्यक टेक्स्ट इन वैदिक लिटरेचर? आरण्यक ग्रंथ जो कि वैदिक साहित्य में सम्मिलित हैं, उनमें किस पर संबंधित चीजों पर फोकस किया गया है, ज्ञान बताया गया है? रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, mysticism and meditation, forest dwelling and ascetic practices, epics and stories। आरण्यक जो वैदिक साहित्य में सम्मिलित किए जाते हैं, उसमें किसका वर्णन है? परंपराओं और समारोहों का, रहस्यवाद और ध्यान का, जंगलों में रह रहे जीवन और वहां की परंपराओं के साथ धर्म युक्त कार्यों का, महाकाव्यों और कहानियों का, किसका विवरण मिलता है? अरण्य मतलब होता है फॉरेस्ट यानी जंगल, और ये ऐसे बुक्स हैं जिसमें फॉरेस्ट यानी जंगलों में लिखा गया है और फॉरेस्ट ड्वेलिंग और एस्थेटिक प्रैक्टिसेस के बारे में वहां पर बताया गया है। सो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है आप लोगों का। गुड, अगले सवाल पर आते हैं। Which social class in a Vedic society was responsible for
एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कमेंट करें। प्रशासन और सुरक्षा से कौन सा सोशल क्लास जुड़ता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, प्रशासन और रक्षा से संबंधित क्लास कौन सा है? वैदिक समाज में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो प्रशासन और प्रोटेक्शन से संबंधित है? ध्यान से समझिए। ब्राह्मण लोगों की अगर हम बात करें तो यह ज्ञानार्जन और रिचुअल से संबंधित है। क्षत्रिय या एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन यानी वॉरियर क्लास है। वैश्य जो है ट्रेड से संबंधित है और शूद्र जो है फार्मर और वर्कर्स क्लास को कहा जाता है। सो क्षत्रिय इज द राइट आंसर, बी। आंसर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी इज द राइट। अगले सवाल पर आते हैं। The Upanishad are considered as a part of which category of Vedic literature? उपनिषदों को वैदिक साहित्य के किस वर्ग का हिस्सा माना जाता है? तो और आसान सा सवाल हो गया। सूत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, फिलोसफिकल टेक्स्ट। उपनिषद, उप मतलब समीप और निषद मतलब होता है सुनकर। तो गुरु के समीप बैठ करके जो सुन करके ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपनिषदों की कैटेगरी में रखा गया। कमेंट करेगा इस क्या होगा आंसर? The Upanishads are considered as a part of which category of Vedic literature? इसमें दार्शनिक संबंधों की व्याख्या की गई है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के विषय में बताया गया है, अर्थात दार्शनिक ग्रंथ हैं ये। सो डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हो। दार्शनिक ग्रंथ और दार्शनिक विचारों के संदर्भ में इसमें बताया गया है उपनिषदों में। अगले सवाल पर आते हैं। The Vedic age saw the emergence of which new social and religious concept? Hinduism and caste system, Jainism and Buddhism, Zoroastrianism and Christianity, Islam and Sikhism। क्या होगा आंसर? कमेंट करें। कमेंट आप लोगों के आनी चाहिए। The Vedic age saw the emergence of which new social and religious concept? Hinduism and caste system, Jainism and Buddhism, जोरोस्ट्रियनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड सिखिज्म। भाई वैदिक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? किस सामाजिक और धार्मिक समूह का समर्थन करते हैं वे? तो बेहद सिंपल सा सवाल है। वैदिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो ये हिंदू धर्म और कास्ट सिस्टम को लेकर के चलते हैं, लेकिन ये कर्म बेस्ड कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जन्मना नहीं। तो ये भी ध्यान में रख रखिएगा, कर्मा बेस्ड जो है बात करते हैं कास्ट सिस्टम की। सो हिंदुइज्म एंड कास्ट सिस्टम इज द राइट वन। अगले सवाल पर आते हैं। विच वैदिक टेक्स्ट फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ एंड रिचुअल्स? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ या जो है आपके दैनिक जीवन और प्रयोगों से जुड़ा हुआ, दैनिक जीवन के प्रयोगों से जुड़ा हुआ? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्या होगा आंसर? कमेंट करें। दैनिक जीवन से संबंधित चीजें, मिस्टिकल चीजें, रहस्यवादी चीजें, मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सभी जो है अथर्ववेद में हैं, जिसमें डेली लाइफ की बात की गई है, उनसे संबंधित रिचुअल्स बताए गए हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अथर्ववेद इज द राइट वन। आंसर हो जाएगा बी, अथर्ववेद। अगले सवाल पर आते हैं।
द टर्म वर्ण रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन वैदिक सोसाइटी? वैदिक समाज में वर्ण शब्द किससे संबंधित माना जाता है? जियोग्राफिकल रीजन्स, सोशल क्लासेस, रिलीजियस सेक्ट, इकोनॉमिक क्लासेस। वैदिक साहित्य में वर्ण शब्द का संबंध किससे जोड़ा जाता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण आते हैं जो कि सोशल क्लास के रूप में डिफाइन किए गए और उनके कर्मों के आधार पर सामाजिक वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। और ऋग्वैदिक एज में अगर आप देखेंगे तो एक ही परिवार में आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी चारों सोशल क्लास एक ही परिवार में अलग अलग कामों के आधार पर डिफाइन कर दिए गए। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिए। अगले सवाल पर आते हैं। द वैदिक सोसाइटी प्राइमरली प्रैक्टिस्ड which type of economic activity? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, फिशिंग। क्या होगा आंसर? कमेंट करें। वैदिक समाज अगर हम देखें तो किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में मुख्यतया शामिल रहता था? कृषि या औद्योगिक उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य या मत्स्य। हालांकि सभी प्रकार की परंपराएं वह जो है आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन वैदिक काल में कृषि का महत्व है, साथ ही जो है गाय का महत्व बहुत ज्यादा है। तो मवेशी पालन यानी पास्टोरलिज्म की अगर हम बात करें वह, और एग्रीकल्चर। सो पास्टोरलिज्म एंड एग्रीकल्चर, दीज आर द टू work are the two specific economic activities which was done by the Vedic peoples. So आंसर क्या हो जाएगा? A is the right one ना, एग्रीकल्चर इज द राइट वन। कृषि जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। इन द वैदिक एज विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज प्राइमरली ऑब्जर्व? वैदिक काल में किस प्रकार के सरकार आपको प्रारंभिक तौर पर देखने को मिलती है? मोनार्ची, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, फ्यूडलिज्म। इन वैदिक एज, वैदिक काल में किस प्रकार के सरकार की आपको बहुतायत देखने को मिलती है? मोनार्ची, राजतंत्रात्मक, रिपब्लिक या गणतंत्रात्मक या महाजनपद, डेमोक्रेसी या लोकतंत्रात्मक, या फ्यूडलिज्म सामंतवादी। कैसी व्यवस्था है ऋग्वेद में? अगर हम ध्यान दें तो वैदिक लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो उसमें साधारणतः आपको रिपब्लिक या महाजनपद की ओर बढ़ते हुए लोग दिखाई देंगे, यानी ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की तरफ बढ़ता हुआ परंपरा आपको दिखाई देगा, जिसमें षोडश महाजनपद आपको दिखाई देंगे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, गुरु, पांचाल, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गांधार, काम्बोज, सूरसेन, जो कि आगे जो है महाजनपद एज में आते हैं, जिसमें मगध जो है वह उभरता चला जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? रिपब्लिक्स और महाजनपद इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण इन वैदिक फिलोसफी रिफर टू? ब्राह्मण जो कि वैदिक दर्शन से जुड़े हुए हैं, किससे संबंधित माने जाते हैं? द कॉस्मिक प्रिंसिपल आर अल्टीमेट रियलिटी, or specific rituals, a king or rulers, an educational institution.
The cosmic principle are ultimate reality, specific rituals, the king are rulers and educational institution. क्या होगा आंसर? कमेंट करें, कमेंट आने चाहिए भाई आप लोगों के, देखते हैं किसका किसका सही होता है. Yeah, it is related to the cosmic principles are ultimate reality. So A is the right answer. Answer क्या हो जाएगा? A, the cosmic principle and ultimate reality. ठीक है. तो भाई अगर अभी तक आप लोगों ने इम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और इसके लिए इम्बाइब ऐप और इम्बाइब लेंस ऐप को डाउनलोड करिए, साइन इन करिए और एक्टिवेट कर लीजिए. साइन इन करके एक्टिवेट करने के लिए आपको पर ऐप पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिलअप करना है. आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करते ही आपका काम हो जाएगा. फिर जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही जो है आपको ओटीपी फिलअप करेंगे, आपको इम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब करने के बाद जो है कोर्सेज में, जो 3 मंथ का कोर्स है उसमें मेरा कोड लगाइएगा AKS15, आपको सीधे 15% का डिस्काउंट मिलेगा. और जो 1 ईयर का कोर्स है उसमें मेरा कूपन कोड लगाइएगा AKS30, आपको सीधे 30% का डिस्काउंट मिलेगा. तो डिस्काउंट को जरूर रिवील करिए. अभी के लिए जो है ध्यान में रखे रहिए और तुरंत एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि बिल्कुल इसी क्रम में आपको चीजें कराई जाएंगी. अगर अभी तक आप लोगों ने इम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए. और डाउट सॉल्यूशन के लिए जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन करिए, ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में बन रहा हो तो उसको आप एडवांस पूछ पाए. ठीक है. अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेरी बच रही है तो टोल फ्री नंबर नोट डाउन करिए 1800-257-2961. Contact us for any queries, feedback or suggestions you might have. We would love to hear from you guys. All you need to do is give us a call. We might be reaching for the stars, but we will always be right here for you guys. तो अभी के लिए इतना ही, बाकी सब जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे गाइस. तब तक के लिए जय हिंद. Keep imbibing